The storyteller present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बट प्लीज़ मैनेज करना। आगे आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हालांकि मैं हर बार ऐसा कहती हूँ, मगर इस बार फॉर श्योर मैं इस पर अमल करूँगी। लेट्स स्टार्ट। अक्षत काफ़ी देर तक यूँ ही खुद में बड़बड़ाता रहा था। फिर उसने अपना सारा ध्यान काम पर लगा लिया था। अब वो इस कदर अपने काम में व्यस्त हो चुका था कि उसका ध्यान समय की तरफ नहीं था। जब एकदम से उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था, उसने फाइल में देखते हुए ही कॉल को रिसीव किया था और उधर से गुस्से भरी राधिका की आवाज़ उसके कानों में टकराई थी। भाई हो कहाँ? अक्षत ने फाइल में नज़रें गाड़े हुए जवाब दिए। ये कोई सवाल है? मैं ऑफिस के बजाय और कहाँ हो सकता हूँ? उसका इतना कहना था कि उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता ही था, मगर फिर भी मैंने आपसे इस उम्मीद में पूछा कि शायद आपको कुछ याद हो, मगर नहीं, आपको अपने काम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है, आपको कुछ याद नहीं रहता है। ये भी नहीं कि आपने हम लोगों से प्रॉमिस किया था, मगर उसके बावजूद आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। अगर अगले 15 मिनट में आप मुझे घर पर नज़र नहीं आए और आपने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम में से कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। ख़ास तौर से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी और आपको मेरी नाराज़गी झेलनी होगी। उसने अक्षत का जवाब सुनना भी गवारा नहीं किया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अक्षत ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन को देखा और घड़ी की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। वो वाकई खुद को काम में व्यस्त कर समय को भूल चुका था। समय 7:30 बजा रहा था। उसने फाइल बंद की, साइड में रखा अपना कोट और मोबाइल चाबी वगैरह लिया और केबिन से बाहर आया। केबिन से बाहर आने के साथ ही उसने नज़र डाली। लगभग पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और सब अपने अपने घर को रवाना हो चुके थे। अक्षत पार्किंग एरिया में आया और उसे राघव की गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही अक्षत को एक बार फिर उस मासूमा का ख्याल आ गया और वो एक बार फिर उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो चुका था। उसने उसके ख्यालों में खोते हुए खुद से कहा, आई कांट बिलीव इतनी सी लड़की, सॉरी बच्ची, मुझ पर इस तरह से हावी हो सकती है कि सिर्फ उससे जुड़े लोगों को देख मुझे उसका ख्याल आ जाता है। उफ, आई कांट बिलीव। उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते अक्षता उसके दिलो दिमाग में हावी थी। लगभग 30 मिनट बाद अक्षत की गाड़ी अग्निहोत्री मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसने गाड़ी में बैठे ही राधिका को कॉल मिलाई थी। राधिका लिविंग रूम के चक्कर काट रही थी जब उसका मोबाइल फ़ोन बजा था और उसने कॉलर आईडी देखते ही जल्दी से कॉल को रिसीव किया था। उसके कुछ कहने से पहले ही उसे अक्षत की आवाज़ सुनाई दी थी, बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 2 मिनट में तुम तीनों बाहर नहीं आए तो फिर मैं अंदर आ जाऊँगा और फिर प्लान कैंसिल। उसने कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। राधिका ने घूर कर मोबाइल की स्क्रीन को देखा और जल्दबाजी में उन दोनों से कहा, जल्दी भाई वेट कर रहे हैं। इतना कहकर वो दिव्या और आहान के साथ वहाँ से निकल गई और बाकी सब उन्हें जाता हुआ देख सिर हिलाकर रह गए। सुनैना जी ने परेशान नज़रों से वसुंधरा जी को देखकर कहा, राधिका को देखकर कोई कह सकता है कि उसकी शादी तय हो रखी है, मतलब अभी तक उसका बचपना ख़त्म नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता है कि इस लड़की में अकल आएगी भी कि नहीं। वसुंधरा जी, ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो भले ही बच्चों के साथ मिलकर बचपना कर देती है, मगर वो सबसे समझदार है अक्षत के बाद उसके पास, इसीलिए उसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुनैना जी कुछ कह नहीं पाई और वहाँ से उठते हुए बोली, बच्चे जब बाहर खाकर ही आएंगे तो चलिए हम सब भी डिनर कर लेते हैं। उनकी बात से सहमत होते हुए बाकी सदस्य भी डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। अक्षत की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। दिव्या और आहान पीछे बैठे थे। राधिका अक्षत की बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी थी। तीनों के चेहरे पर बेशकीमती मुस्कुराहट थी और वो अपनी टिमटिमाती आंखों से बाहर के नज़ारों को देख रहे थे। और अक्षत अपने भाई बहनों के होठों पर ठहरी मुस्कुराहट को देख मुस्कुरा दिया था और अब उसके दिमाग में कोई भी ख्याल हलचल नहीं मचा रहा था। राजवंश हाउस। राघव, अक्षता और रावी हॉल में बैठे आपस में बात कर रहे थे जब अचानक रावी ने कहा, मुझे बाहर चलना है अभी इसी वक्त। उसने हैरान होकर घड़ी की तरफ देखा और जो रात के 8 बजा रही थी। राघव ने कहा, पर रावी, इस समय हम कल चलेंगे, वैसे भी अभी रात हो गई है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो उसको बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो ज़िद पर अड़ गई थी और घूमने जाने के लिए लगातार कह रही थी। राघव उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो नाकामयाब था। अंत में आखिरकार उसको हामी भरनी पड़ी थी। उसके इतना कहते ही रावी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई थी और थोड़ी देर बाद
तीनों घूमने के लिए निकल गए थे। रावी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी और वो बाहर की तरफ देख रही थी। रात की हवा उसे बहुत सुकून महसूस करा रही थी। अक्षता पीछे बैठी हुई थी, सर को विंडो से टिकाया हुआ था और आंखें बंद किए वो ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। राघव ने जब उन दोनों को इस तरह देखा तो उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उन तीनों को हंसता मुस्कुराता देख उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। ये दोनों उसकी पूरी दुनिया थी और इनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अक्षत की गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही पलटन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से गाड़ी से बाहर चले गए। अक्षत ने एक नज़र उन तीनों को देखा, फिर पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। जब तक वो वापस आया तीनों शॉपिंग करने में व्यस्त हो चुके थे। अक्षत ने उनके पास आते हुए कहा, तुम लोगों के पास आधा घंटा है, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग कर लो, लेकिन उसके बाद मुझे काउंटर पर आकर मिलो, मैं यहीं पर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। तीनों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और शॉपिंग करने चले गए। अक्षत ने एक नज़र उन तीनों को देखा, फिर यूं ही मॉल के चक्कर लगाने लगा। चलते चलते एक शॉप पर आकर रुकते हुए उसकी नज़र सामने मौजूद नज़ारे पर ठहर गई। वहाँ पर एक सुर्ख लाल रंग का शादी का जोड़ा था जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। उसका लाल दुपट्टा बेहद खूबसूरत था जिस पर छोटे छोटे बेशकीमती क्रिस्टल लगे हुए थे। उस शादी के जोड़े को देखते ही अक्षत की आंखों के सामने अक्षता का मासूम प्यारा चेहरा आया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कब उस जोड़े को में उसने अक्षता को इमेजिन कर लिया। अक्षता को इमेजिन करते हुए उसके होठों पर बेहद गहरी और बेशकीमती मुस्कुराहट आई और उसने होठों ही होठों में कहा, आई स्टिल कांट बिलीव बट आई वॉन्ट यू फॉर यू। इसी के साथ वो अंदर दाखिल हो गया। वो तुरंत काउंटर पर गया और वहाँ बैठे शख्स से उस लहंगे की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसे पैक कर दीजिए। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा जिधर उसने इशारा किया और कहा, ग्रेट चॉइस सर, ये एक स्पेशल लहंगा है जो स्पेशली कस्टमाइज़ करके कस्टमर के लिए बनाया जाता है। ये अपने आप में एक लौता पीस है और हमें बेहद खुशी है कि आपको ये पसंद आया। हम बस 5 मिनट रुके, मैं इसे पैक करवा कर लाता हूँ। उसने उस आदमी की बात पर अक्षत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, किसी खास के लिए चीज़ें भी खास होनी चाहिए और मुझे यकीन है उसे ये बेहद पसंद आएगा क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में अब बेहद ख़ास है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने हाथों में शॉपर लिए वापस आया था। उसने उसे अक्षत की तरफ बढ़ाया। अक्षत ने उससे शॉपर लिया और पेमेंट किया। अक्षत ने ध्यान से उस शॉपर को थाम लिया और जल्दी से बाहर आया और गाड़ी की में ले जाकर छिपा दिया। जब तक वो वापस मॉल में आया तब तक उन तीनों की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। राधिका उससे कह रही थी, भाई पेमेंट। अक्षत, तुम लोग चलो, मैं कर वापस आता हूँ। इसके बाद वो चारों काउंटर पर चला गया और तीनों वहाँ से आगे बढ़ गए। अक्षत ने पेमेंट की और वापस गाड़ी की तरफ आया। उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में डिनर किया, साथ में कुछ वक्त बिताया और घर वापस आ गए। जब तक वो लोग अंदर दाखिल हुए तब तक सब सो चुके थे। तीनों ने अक्षत को थैंक यू कहा और अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके वापस जाते ही अक्षत फिर बाहर आया, गाड़ी से शॉपिंग बैग को बाहर निकाला और घर में दाखिल हो गया। वो जल्दी से अपने रूम में आया। उसने शॉपिंग बैग को अच्छे से अलमारी में रखा और एक नज़र उसे देखकर एक बार फिर अक्षता का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया। होठों पर मुस्कुराहट आई और शायद उसे एहसास हो गया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह अक्षत जैसे ही नीचे आया उसकी नज़र सिया पर पड़ी और उन्हें देखकर उसके होठों पर गहरी मुस्कान आई। वो जल्दी से नीचे आया और अजय जी के गले लगते हुए बोला, आई मिस यू सो मच चाचू। अजय जी ने ज़ोर से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, छोटे पापा मिस यू टू माई सन। सभी लोगों वहीं हॉल में बैठे उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं आहान का मुंह बन गया था। अजय जी अक्षत को बहुत प्यार करते थे। उनके लिए वो उनका बेटा ही था। इसी वजह से वो कभी कभी आहान को जेलसी महसूस होती थी। अक्षत उनसे अलग हुआ और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया। अक्षत सिया जी के पास आया और उनके पैरों को छूने के लिए जैसे झुका, उन्होंने उसे कंधों से पकड़ा और अपने सीने से लगाया। तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है मेरे बच्चे। मैं तरस गई थी तुम्हें अपने गले लगाने के लिए। वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अक्षत ने कसकर उन्हें अपने गले लगा लिया और प्यार से उनका सर सहलाकर कहा, छोटी माँ शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ और यहीं आपके पास हूँ। सिया जी ने कुछ नहीं कहा और उसे कसकर अपने गले लगाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद अक्षत ने उन्हें खुद से दूर किया और वहीं उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उनका एक हाथ अपनी हथेलियों के बीच लिया और बिना कुछ बोले उनकी तरफ देखता रहा। सिया जी ने कुछ देर गौर से उसकी तरफ देखा,
फिर झुककर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम कर उसका माथा चूम लिया। अक्षत की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। सिया जी और अजय जी अक्षत के काफ़ी करीब थे। पहला रीज़न तो ये था कि वो घर का पहला बच्चा था, दूसरा शादी के काफ़ी वक्त तक उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इस कारण वो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इसीलिए इतने दिन दूर रहने के बावजूद उनको सबसे ज़्यादा अपने चारों बच्चों में अक्षत की याद आई थी। फिर ये बात वो बखूबी समझता भी था। अक्षत की ज़िंदगी में जो जगह अपने पेरेंट्स के लिए थी, वही जगह उसने सिया जी और अजय जी को दे रखी थी। वो उन चारों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनकी हालत भी समझता था। आहान से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और सिया जी के पास आकर बोला, मम्मी एक बात पूछूं? तब उसकी तरफ देखने लगे तो उसने कहा, सच सच बताइएगा, मैं और दिव्या दी आप ही के बच्चे हैं या फिर आप लोगों ने हमें कहीं से उठाया है? सब हैरान होकर उसे देखने लगे तो वो फिर बोला, नहीं, मेरा मतलब है इतने दिन से आप हम सबसे भी दूर थी, मगर आपको सिर्फ हम सब में भाई का ख्याल आया। आप हमसे तो प्यार नहीं करते, जिस तरह आप भाई से मिलते हैं उस तरह हमसे तो नहीं मिलती। अगर कुछ ऐसा है तो बता दीजिए मम्मी, ताकि मुझे और दी को सच्चाई एक्सेप्ट करने में आसानी हो और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अपनी बात कहने के साथ साथ उसने अपनी आंखों के इर्द गिर्द मौजूद झूठे आंसुओं को साफ़ किया और बेहद रोनी सूरत बनाकर सिया जी की तरफ देखने लगा। बाकी सब आंखें फाड़े उसको देख रहे थे। अक्षत ने एक नज़र सभी को देखा और आहिस्ता से आहान की पीठ को थपथपा कर कहा, आहान हमें माफ़ कर दे मेरे भाई, पर एक पल ठहर कर। तू जो सोच रहा है वो सच है। दिव्या तो छोटे पापा और माँ की ओरिजिनल बेटी है, मगर यार तू अडॉप्टेड है। सीरियसली, ये सच मैंने बहुत दिनों से अपने दिल में दबा कर रखा था, पर अब जब तू पूछ ही रहा है तो मैं तुझे बता रहा हूँ। अक्षत ने फुल नौटंकी के साथ अपनी बात कही और आहान जो अब तक मजाक कर रहा था, अक्षत की बात सुनकर पूरी तरह हैरान होकर आंखें फाड़ के उसे देखने लगा। अक्षत इस समय बहुत सीरियस था और किसी को भी देखकर नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। बाकी सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। आखिर उसको हो क्या गया था? आहान को तो वो समझ सकते थे, मगर अक्षत ने बड़ी मुश्किल से कुछ देर तक अपनी हंसी को रोके रखा और फिर बुरी तरह हंसने लगा। उसे इस तरह हंसना देख सबने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। वहीं आहान अजीब तरह से अपने भाई को देखता रहा और मुंह फुलाकर बैठ गया। सिया जी ने उसके सिर पर चपत लगाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो आहान? अब अगर मैं अक्षत से ज़्यादा प्यार करती हूँ तो तुम अडॉप्टेड हो, कुछ भी। आहान ने मुंह बनाकर कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग मुझे ऐसा फील करने पर मजबूर करते हो तो मैं क्या करूँ? अक्षत ने उसके बाल बिगाड़ कर कहा, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं तो थोड़ा सा पागल है। आहान भाई, सिया ने उन्हें बीच में चुप कराकर कहा, चुप यार, कुछ भी बोलते हो। उसने तू ये उल जुलूस हरकत करता है ना, उससे साफ पता चलता है कि तू पागल है। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने क्या खाकर तुझ जैसा नमूना पैदा कर दिया। एक भी इंसानों वाले गुण नहीं है तुझ में। सिया जी की बात सुनकर सभी हंसने लगे और आहान ने मुंह बनाकर सुनैना जी की तरफ देखा। बड़ी माँ सुनैना जी ने सबकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, खबरदार जो किसी ने मेरे आहान को कुछ कहा तो। फिर उसकी तरफ देखकर उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। इधर आ जाओ मेरा मासूम बच्चा। वो अपनी जगह से उठा और उनके सीने से लग गया। अक्षत और सिया जी को देखकर जीभ चिढ़ाने लगा। उसकी हरकत पर सब लोग मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे और बातों ही बातों में वसुंधरा जी ने अक्षत से पूछा था, अक्षत आपको अपना प्रॉमिस याद है? अक्षत ने खाते खाते रुक गया और 2 पल सोचकर फिर बोला, कौन सा प्रॉमिस? दादी माँ ने तीखी नज़र से उसे घूर के देखा और चम्मच को टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ दिन पहले आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हम सबको पिकनिक पर ले जाएंगे और हम सब वहाँ एक अच्छा समय बिताएंगे। उसका क्या हुआ? अक्षत को अब याद आया तो उसने अपने पूरे परिवार को देखते हुए खुद की तरफ देखा तो और उन सब की आंखों में उम्मीद थी। उसने देव जी की तरफ देखा तो वो भी उससे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे थे, जिसे समझकर वो बोला, जी दादी माँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं जल्दी उसे पूरा करने वाला हूँ और परसों हम सब पिकनिक पर चलेंगे। उसका इतना कहना था। सबके चेहरों पर खुशी छा गई। काफ़ी वक्त से वो सभी पिकनिक के जाने का प्लान बनाए हुए थे, मगर अक्षत और देव जी के बिजी शेड्यूल के नाते वो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और अब जब वो प्लान फाइनल हो गया था तो दादी माँ भी मुस्कुराकर सहमत थी और सभी खाना खाने लगे थे। अपने परिवार को खुश देखकर अक्षत के चेहरे पर सुकून था। अचानक से उसके दिमाग में अक्षता का ख्याल फिर आया था और उसका ख्याल ही उसकी धड़कनों को तेज़ कर गया था। अक्षत ने बखूबी अपनी धड़कनों को महसूस किया था और इस एक ख्याल से उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। उसने दिल ही दिल में कहा था, वी विल मीट यू सून माई प्रिंसेस।
अक्षता मोहिनी के साथ स्कूटी पर बैठी कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसकी धड़कन एकदम से तेज़ हुई थी, जिसे उसने बखूबी महसूस किया था। अक्षता ने अपना हाथ उठाकर सीने के करीब रखा तो उसकी धड़कन, जो सामान्य गति से तेज़ थी, अपनी हथेलियों पर साफ तौर पर महसूस हुई। उसने 2-3 बार अपने सीने को थपथपाया, मगर असर नहीं हुआ, बल्कि धड़कनों का शोर कुछ और बढ़ गया। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरी धड़कन अचानक से तेज़ कैसे हो गई? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे दिल से याद किया? ये सब इतना अजीब क्यों है और क्या है? अक्षता को अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। रह रह कर दिमाग में एक ही बात आ रही थी। उसने साफ तौर पर यह महसूस किया जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो, किसी ने उसे दिल से आवाज़ दी हो, मगर वो नज़र ना आ रहा हो। नाम अक्षता उसको पहचान पा रही हो। अपने ख्यालों में उलझी कॉलेज की ओर बढ़ रही थी और अक्षत एक बार फिर उसके ख्यालों में खोते हुए उसको महसूस कर रहा था। तो गाइज़, आज का एपिसोड यहीं एंड हुआ। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है।